कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सुभद्रा जी बोली, आपका सोचना ठीक है। मैं भी चाहती हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ रहे। शशांक बहुत ही अच्छा लड़का है, हमारी कुमुद को बहुत प्यार भी करता है, लेकिन कुमुद के दिल में क्या है ये हमें नहीं पता। सुनील जी बोले, मैं सोच रहा था पहले कुसुम से बात करके देखते हैं। अगर अनुज उसे पसंद है तो हम पहले दोनों का रिश्ता कर देते हैं। वो कुमुद से बड़ी भी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुमुद और शशांक के रिश्ते की सच्चाई के बारे में किसी को पता चले। उससे पहले कुसुम की शादी हो जाए, नहीं तो गांव में जानती ही हैं सब कितनी बातें करने लगेंगे। भैया और प्रवीण भी गुस्सा हो जाएंगे। सुभद्रा जी बोली, जैसा आपको ठीक लगे। अनुज भी अच्छा लड़का है। जब से आपका एक्सीडेंट हुआ उन दोनों लड़कों ने हम लोगों को बेटों की तरह संभाला है। डॉक्टर ने तो यहाँ तक आपको कोमा में जाने के बाद हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन इन दोनों बच्चों की वजह से ही आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। सुनील जी बोले, भगवान ही जाने मेरे दोनों बेटियों का भविष्य कैसा है। कभी सोचा नहीं था कि ठाकुर परिवार के खानदान में हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ेगा। सुभद्रा जी बोली, जोड़ियाँ तो शायद ऊपर से ही बनकर आती हैं, बस उन्हें मिलना कैसे है ये नियति तय करती है। शायद शशांक और अनुज ही हमारे बेटियों के सही लाइफ पार्टनर हो। नहीं तो आप ही सोचिए, ठाकुर परिवार जहाँ की सोच इतनी घटिया और गिरी हुई है, वहाँ पर शशांक जैसा बेटा कैसे पैदा हो गया। ज़रूर उसे भगवान ने हमारे कुमुद के लिए ही चुना है। सुनील जी, दोनों बच्चों से कल बात करके देखते हैं। मेरी बेटियों की जो मर्जी होगी वही होगा। मैं कोई भी रिश्ता उन पर थोपना नहीं चाहता। सुभद्रा जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कुसुम और अनुज एक दूसरे को पसंद करते हैं। शशांक के बारे में तो पहली मुलाकात से ही मुझे उसके दिल में कुमुद के लिए एक अलग जगह दिखती है। कन्फ्यूज़न कुमुद की तरफ से ही है, पता नहीं शशांक को अपनाएगी या नहीं। सुनील जी सुभद्रा जी को समझाते हुए बोले, यदि किस्मत ने शशांक और कुमुद को एक दूसरे के लिए बनाया है तो दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ। अगर उसके मन में शशांक के लिए कोई एहसास भी होगा तो उससे वो अनजान होगी, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में शशांक ने जो मेरे साथ बदतमीजी की थी वही चीज़ें छप चुकी हैं, और जब तक वो छवि उसके मन में रहेगी शशांक की कोई छवि उसके दिल पर असर नहीं दिखाएगी। सुभद्रा जी बोली, वो तो आपकी सारी बातें मानती है, आप एक बार शशांक के बारे में भी बात करके देखिए। सुनील जी बोले, अभी उसका सही वक्त नहीं आया। मैं केवल अपनी बेटी को रास्ता दिखाता हूँ। मेरी बेटियाँ खुद उस रास्ते पर चलना है या नहीं ये डिसाइड करती हैं। हमें अभी कुछ दिन चुप ही रहना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरा दामाद मेरी बेटी के लिए परफेक्ट है या नहीं। 4 दिनों का प्यार तो कोई भी दिखा देता है, असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब उसे निभाना हो। अगर शशांक के प्यार में शिद्दत है तो कुमुद उससे अनछुई नहीं रह पाएगी। कुमुद का दिल खुद उसके लिए धड़केगा, तब दोनों का प्यार सदियों के लिए ऐसे बंधन में बंधेगा कि कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं। इधर कुमुद के सोने के बाद कुसुम अनुज को कॉल करती है। इन बीते हफ्तों में अनुज और कुसुम एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को लेकर श्योर हो गए थे। इजहार नहीं हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे के दिल का हाल समझ रहे थे। मुंबई में जब भी कुसुम अपने पापा को देखकर कमज़ोर पड़ने लगती, अनुज उसे अपनी आगोश में संभाल लेता। दोनों इन दिनों एक दूसरे के पास आ गए थे। अनुज भी कुसुम का कॉल देख मुस्कुराते हुए बातें करने लगता है। कुसुम अनुज को बताती है कि कुमुद ने सबको माफ़ कर दिया है और वो शाम की सारी बातें बताती है। दोनों कुछ देर इसी तरह बात करने के बाद सो जाते हैं। बुरा हाल तो शशांक का हो रहा था। वो बालकनी में आकर ऊपर आसमान को देखते हुए कुमुद के साथ बिताए जो भी पल उसे मिले थे उन्हें याद करने लगता है। अगली सुबह सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुसुम कॉलेज नहीं जाती, क्योंकि 5 दिन बाद उसका एग्ज़ाम होने वाला था। सुनील जी से मिलने उनके ऑफिस से लोग आते हैं। कुमुद का कॉलेज 2-4 दिन में बंद होने वाला था, क्योंकि अगले महीने से एग्ज़ाम था। इसलिए कुमुद कॉलेज चली गई थी। आज पूरा दिन शशांक का बेचैनी भरा गुजरता है। उसने अभी कल दोपहर के बाद से कुमुद को देखा नहीं था।
वो किसी तरह आज का काम खत्म करता है। अनुज भी उसके साथ शाम को एक मीटिंग अटेंड करने के बाद उसके साथी कुमुद के फ्लैट की तरफ निकल जाता है। दोनों अपनी अपनी वाली को देखने के लिए बेसब्र हुए जा रहे थे। कुमुद कॉलेज से आ गई थी। वो अपनी फैमिली के साथ बातें कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सुभद्रा जी जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं, उनका चेहरा खुशी से खिल जाता है। सामने शशांक और अनुज थे। वो दोनों को लेकर अंदर आती हैं। दोनों सुनील जी से मिलकर उनका हालचाल पूछते हैं। कुसुम तो चोर नज़रों से अनुज को देख रही थी। अनुज का भी वही हाल था, लेकिन इसके विपरीत कुमुद के चेहरे पर चिढ़न थी। उन दोनों को यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कल से उसे लगा कि अब शशांक को नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन आज उसे यहाँ देख उसका दिमाग खतरे को भांप चुका था। शशांक सुनील जी और सुभद्रा जी से बातें करते हुए बार बार कुमुद की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुमुद अपना ध्यान टीवी की तरफ लगा चुकी थी। सुभद्रा जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। कुमुद कुछ देर बाद टीवी बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। उसे बार बार शशांक की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी, जिससे वो और इरिटेट हो रही थी। उसके जाने के बाद सुनील जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, शशांक बेटा, हमें आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। शशांक बोला, अंकल, हम आपके बेटे की तरह हैं, आप कुछ भी बेझिझक कह सकते हैं। सुनील जी बोले, देखिए बेटा, कुमुद का स्वभाव आपसे छुपा हुआ नहीं है, इसलिए मैं बात ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहूँगा। आप अपनी फैमिली को भी जानते हैं और कुमुद को भी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुमुद के पीछे आप अपना टाइम वेस्ट करें। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शशांक मुस्कुराते हुए बोला, अंकल, कुमुद केवल एक लड़की नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी है। मुझे भी बात को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। कुमुद हमारी शादी को नहीं मानती, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये शादी नहीं हुई होती तो भी मेरी ज़िंदगी में कुमुद को छोड़कर कोई नहीं आ सकता। सुभद्रा जी बोली, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा, कुमुद से तो आपकी मुलाकात कुछ अच्छी नहीं रही और ना ही ज़्यादा दिन हुई है, फिर आपको इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? ये सुनते ही शशांक और अनुज दोनों मुस्कुरा देते हैं। शशांक मुस्कुराते हुए उन दिनों में खो जाता है जब उसने कुमुद को देखा था। अनुज बोला, अंकल, ये चंद दिनों की मुलाकात नहीं है। मेरा दोस्त आपकी बेटी को पागलों की तरह लगभग 3 सालों से ढूंढ रहा है। ये सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं। अनुज उन्हें सारी बातें बताता है। ये सुनते ही सबको याद आता है कि 2.5 साल पहले कुसुम का एग्ज़ाम था और कुमुद अभी कुछ दिन पहले ही बाइक चलाना सीखी थी। इसलिए वही कुसुम को एग्ज़ाम सेंटर लेकर जाती थी और एग्ज़ाम होने के बाद उसे लेकर यहाँ पर घर आती थी। इसलिए उस शहर से शशांक को कुमुद कहीं नहीं मिली। सुनील जी हंसते हुए बोले, अब समझ आया कि पहली बार मुझसे इतने गुस्से और बदतमीजी में बात करने के बाद कुमुद को देखते ही आप बदल कैसे गए। ये सुनते ही शशांक थोड़ा उदास हो जाता है। वो उठकर सुनील जी के पास आकर नीचे बैठते हुए बोला, अंकल, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, ये सच है कि मुझे किसी से भी बात करने की तमीज़ नहीं है, ना ही मुझे किसी को अपने बारे में सफाई देना पसंद है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने किसी का भी बुरा करने के बारे में कभी सोचा नहीं। उस दिन भी जब मेरे डैड और दादाजी ने बताया कि आपके पास उनके खिलाफ़ कोई सबूत है और आप हमारी फैमिली के बारे में सर्च कर रहे हैं, मैं बस इसलिए आपके पास गया था, लेकिन आपके इनकार करने पर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। तभी कुसुम भी वहां आ गई और अनुज ने कहा कि आप इस तरह डरने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी का नाम लेकर डराऊं तो आप ज़रूर कमज़ोर पड़ जाएंगे। कुसुम को हर्ट करना या जो हमने किया उसके बाद की बातें हमने सपने में भी नहीं सोची थी। मुझे नहीं पता था गांव क्या पूरी इंडिया के लोगों की सोच ऐसी है। मैं बिल्कुल इससे अनजान था। ये भी सच है कि अगर कुमुद आपकी बेटी नहीं होती तो मैं शायद कभी भी नरम नहीं पड़ता, लेकिन ये भी तय है कि मैं आप लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचाता। मुझे बस उस सबूत से मतलब था, लेकिन कुमुद को देखने के बाद मैं सारी चीज़ें भूल गया। जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था उससे मिला भी तो कैसे, एक गुंडा बनकर। लेकिन ये सच नहीं है अंकल, आपने जो भी मेरे बारे में सुना होगा बस वो वैसे ही है जैसा मैंने बताया। बचपन से फैमिली से दूर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बस यही समझता था कि वो हमारे घर के बड़े हैं।
अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो हमारा मदद करना फ़र्ज़ है, और कब इस फ़र्ज़ को निभाते हुए लोगों के बीच मेरी गलत छवि बन गई, मुझे इसका अंदाज़ा ही नहीं था। क्योंकि सब दिन मैं इन लोगों से बेफ़िक्र रहता था, यहाँ तक कि मेरी फ़ैमिली भी मेरे बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, इससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। कहते हैं ना, लोग जो करते हैं उनकी सज़ा इसी धरती पर मिलती है। शायद मेरी वजह से जाने कितने लोगों का दिल दुखा होगा, कितने ने मुझे बद्दुआ दी होगी, और शायद उसी बद्दुआ का असर है कि कुमुद को जब पाया तो पाकर भी खो दिया। कहते हुए उसका गला भर आया। सुनील जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, इतनी जल्दी हार मान गए? शशांक अपना सरनामे हिलाते हुए बोला, नहीं अंकल, जब तक ये सांस चल रही है हार मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और बात तो यहाँ मेरी ज़िंदगी की है। मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से बहुत लोगों का दिल दुखा होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनका दिल दुखाने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैंने उनके साथ कोई बुरा नहीं किया, तो इसका भी इंसाफ बस ऊपर वाले के यहाँ हो रहा होगा। सुभद्रा जी बोलीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। अपने माँ बाप के लिए अगर हम कभी गलत कर भी जाते हैं तो कोई पाप नहीं होता। सुनील जी बोले, देखिए बेटा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी अगर कुमुद आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि मेरी बेटियों के लिए मैंने एक ऐसे हमसफ़र की इच्छा की थी जो उसे वैसे ही अपनाए जैसी वो हैं, उसके साथ हर मोड़ पर मजबूती से खड़ा रहे। वो क्वालिटी आप में है, शायद मैं खुद से भी ऐसा लड़का ढूंढता तो भी नहीं मिलता। सुभद्रा जी, अब तो कुमुद की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका हमसफ़र उसे हर मोड़ पर संभालेगा, सहारा बनकर नहीं, उसका वजूद बनकर। सुभद्रा जी मुस्कुरा देती हैं। सभी के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। सुनील जी बोले, लेकिन बेटा, रास्ता मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब हम इसमें कुछ नहीं करने वाले। जो करना है आपको और कुमुद को ही करना है। शशांक बोला, मैं भी यही चाहता हूँ, बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझे यकीन है बहुत जल्दी कुमुद ना केवल मेरी तरफ से कदम बढ़ाएंगी, बल्कि पूरी तरह मेरी मोहब्बत के रंग में रंगेंगी। वैसे आप लोगों को एक बात बतानी है। सुनील जी और सुभद्रा जी अपनी सवाल भरी नज़रों से शशांक को देखते हैं। शशांक बोला, जब तक मैं अपनी पत्नी को विदा नहीं करा ले जाता, तब तक मैं आपका घर जमाई बनकर रहने आया हूँ। सुभद्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बेटी के साथ बेटे का भी प्यार मिलेगा। लेकिन सुनील जी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी आ गई थी। शशांक उनकी परेशानी समझते हुए बोला, चिंता मत कीजिए अंकल, मैंने ऊपर वाला फ्लोर किराए पर लिया है, और कुछ ही दिनों में पूरी बिल्डिंग मैं कुमुद के नाम से लेने वाला हूँ। जो मालिक है उसका एक भाई विदेश से आ जाए। सुनील जी ये सुनते ही हैरान हो जाते हैं। शशांक बोला, इतना हैरान मत होइए, किराया आप लोगों से भी लूँगा, लेकिन मेरा किराया कुछ अलग हटकर होगा। सुनील जी बोले, वैसे क्या चाहिए आपको किराए में? शशांक मुस्कुराते हुए बोला, आंटी के हाथ का गर्मा गर्म खाना, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। सुभद्रा जी बोली, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर कुमुद के कमरे की तरफ देखते हुए बोली, परेशानी आपको अपनी पत्नी की तरफ से हो सकती है, तब हमसे मदद की कोई उम्मीद मत रखिएगा। एक बार देख चुके हैं कितनी नाराज़ हुई है, कल कितना मुश्किल से मानी है वो। अनुज बोला, आप चिंता मत कीजिए, शशांक संभाल लेगा। इसी तरह कुछ और बातें करने के बाद शशांक और अनुज ऊपर अपने फ्लैट में चले जाते हैं। सुभद्रा जी रात का खाना बनाने चली जाती हैं। सुनील जी कुसुम को अपने पास बुलाते हुए बोले, कुमुद और शशांक का जो भविष्य होगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा। आपने अपने लिए कुछ सोचा है? कुसुम हड़बड़ाते हुए बोली, क्या सोचना है पापा? सुनील जी बोले, देखो बेटा, मैंने आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने की छूट दी है। मैं आज आपको आपका पापा और दोस्त दोनों बनकर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कुसुम बोली, पूछिए ना पापा, जहाँ तक मैं अपने पापा को जानती हूँ उन्हें कुछ भी हमसे पूछने के लिए इतनी भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं होती। सुनील जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना पूछे फैसला नहीं सुना सकते। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप अनुज को पसंद करती हैं? क्या उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगी? कुसुम ये सुनकर अपने पापा के गले लग जाती है। उसका दिल जोर से धड़क उठता है।
सुनील जी बोली, ये पूरी लाइफ का सवाल है, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। कुसुम बोली, पापा वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं ये तो नहीं पता। शायद हो सकता है एक अच्छे इंसान हो, या शायद जब आप कोमा में थे तो जो उन्होंने मदद की, शायद इसलिए। लेकिन इतने दिनों में मैंने उन्हें जितना जाना और समझा है, मैं उतना ही उनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ। लेकिन पापा, उन्होंने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं, इसलिए मैं अपने पैर पीछे खींच लेती हूँ। क्या बता वो केवल हमें दोस्त समझते हों। सुनील जी बोले, वैसे आपके पापा की नज़र धोखा नहीं खा सकती, मुझे भी उनकी तरफ से हाँ ही लगता है। लेकिन फिर भी अगर आप तैयार हैं तो मैं उनसे भी उनकी मर्जी पूछ लूँगा। कुसुम बोली, जैसा आपको ठीक लगे। कुमुद तो अपने कमरे में आने के बाद ही कान में हेडफोन लगाए गाना सुनते हुए कब नींद की आगोश में समा गई थी, उसे खुद पता नहीं था। सुभद्रा जी खाना बनाने के बाद कुमुद को बुलाने कमरे में आती हैं। उसे इतना चैन से सोता देख सुभद्रा जी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, शशांक बेटा, तुम्हारा रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। वो कुमुद के कानों से हेडफोन निकालते हुए, कुमुद उठ जा बेटा, डिनर का टाइम हो गया है। कुमुद दूसरी करवट लेते हुए, माँ बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ अभी सोने दीजिए। सुभद्रा जी बोली, खाना खाकर रात भर सोना ही है, चल उठ जा। किसी तरह करके कुमुद उठती है। जैसे ही फ्रेश होकर बाहर डिनर टेबल पर आती है, शशांक को देखते ही अपनी आंखें जोर से भींचते हुए, मैं पागल हो गई हूँ क्या? ठाकुर साहब इतनी रात को यहाँ क्या करने आएंगे? जैसे ही वो फिर से आंखें खोलती है, शशांक उसे नहीं दिखता। वो अपने चेयर की ओर बढ़ते हुए, ये कैसी अजीब इमेजिनेशन है, मैं तो ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं करती। तभी शशांक की आवाज़ उसे पीछे अपने कानों में सुनाई देती है, क्योंकि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये सुनते ही कुमुद की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो उछलते हुए पीछे घूमकर देखती है जहाँ शशांक खड़ा मुस्कुरा रहा था। शशांक बोला, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। कुमुद थोड़ा गुस्से से बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं आपके बारे में क्यों सोचूंगी? और पहले ये बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी अनुज और सुभद्रा जी किचन से खाना लाकर टेबल पर रखते हुए बोले, क्योंकि अब हम यहीं रहने वाले हैं। कुमुद ये सुन सबको देखने लगती है। वो सुनील जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा आपने परमिशन दिया इन लोगों को यहाँ रहने की? सुनील जी बोले, नहीं बेटा, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। कुमुद बोली, जरा ये बात इन लोगों को भी अच्छे से समझा दीजिए। शशांक बोला, इसमें अच्छे से समझाने वाली क्या बात है? अब आप मेरे घर पर नहीं रहेंगी तो मुझे तो आपके घर पर रहना पड़ेगा ना। कुमुद गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, वाट डिस्गस्टिंग, आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है ना? वो मुझे कसते हुए देर नहीं लगेगी। शशांक उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बैठाते हुए बोला, सारे अधिकार आप ही को दिए हैं, चाहे अब स्क्रू ढीला करे या कसे, लेकिन उससे पहले खाना खाइए। देखिए माँ ने कितना अच्छा खाना बनाया है। सुभद्रा जी शशांक के प्लेट में खाना परोसते हुए, अरे पहली बार दामाद का स्वागत करने का मौका मिल रहा है भाई, मैं तो पूरे दिल से स्वागत करूँगी। कुमुद हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए बोली, ये क्या बोल रही हैं आप? कौन सा दामाद को ऐसा स्वागत? एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं नहीं मानती कोई शादी को, इसलिए चुपचाप जैसे पहले था वैसे ही सब रहने दीजिए। और आप ठाकुर साहब खाना खाइए और चुपचाप अपने घर जाइए। मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद करती हूँ मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शशांक बोला, पहले गुस्सा छोड़िए और खाना खाइए, फिर बाद में बात करते हैं। कुमुद दांत पीसते हुए बोली, आपकी तो। तभी सुनील जी बोले, बेटा आराम से खाना खाइए और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों इसी बिल्डिंग में हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहने आए हैं। कुमुद चिल्लाती हुई बोली, वाट? सुभद्रा जी बोली, अब इसमें तुझे क्या दिक्कत है? ये बिल्डिंग तेरी नहीं है, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ रह सकता है। कुमुद शशांक को घूरते हुए, लगता है मुझे पुराने अवतार में ही आना पड़ेगा। शशांक केवल मुस्कुरा देता है। सभी अपना खाना खाने लगते हैं। बीच बीच में शशांक और अनुज खाने की तारीफ कर रहे थे। खाना खाने के बाद कुमुद गुस्से से छत पर चली जाती है। शशांक अनुज के साथ अपने फ्लैट में आता है, वहाँ से वो भी छत पर आ जाता है। कुमुद छत पर रेलिंग से ठीक आसमान की तरफ देख रही थी। शशांक के वहाँ आते ही वो गुस्से से बोली, आप चाहते क्या हैं? शशांक मुस्कुराते हुए उसके पास आकर, कमाल है, बिना देखे भी मुझे पहचान गए।
कुमुद बोली, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? शशांक बोला, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ, अगर आप चाहें तो। कुमुद उसके गर्दन की तरफ अपने हाथों को बढ़ाती हुई, ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना तो यहीं पर गला दबा दूंगी। शशांक बोला, शौक से, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। कुमुद गुस्से से अपना सर दबाते हुए बोली, क्या आपको शांति रास नहीं आ रही है? क्यों मुझे गुस्सा करने को मजबूर कर रहे हैं? शशांक बोला, कुमुद मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन मैं अपनी कोशिश करना भी नहीं छोड़ सकता। आपको कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, बस एक झलक देखने की इजाज़त मांग रहा हूँ। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं कि मेरी मोहब्बत आप पर कोई असर नहीं डालेगी तो फिर इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कुमुद बोली, परेशान नहीं, इरिटेट हो रही हूँ, आपकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। शशांक बोला, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? कुमुद चिढ़ते हुए बोली, मैंने ऐसे नहीं कहा। शशांक बोला, तो फिर गुस्सा आने की कोई खास वजह? कुमुद खुद को शांत करते हुए बोली, फाइन, आपको रहना है ना, रहिए, कहते हुए नीचे चली जाती है। शशांक के चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है, लेकिन जल्दी खुद को समझाते हुए वो भी अपने कमरे में आ जाता है। अनुज अपने कमरे में मोबाइल पर कुसुम की तस्वीर देखते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो फ्लैट भी कुमुद के फ्लैट जैसा 2 कमरे, किचन और हॉल थे। शशांक दोनों कमरे में बेड लगवा दिया था, बाकी कुछ ज़रूरी चीज़ें अरेंज कर दी थी। शशांक अपनी दादी को फ़ोन किया। दादी से बात करने के बाद वो भी कुमुद के ख्यालों में खोता हुआ खुद से बातें करते हुए, जानता हूँ रास्ता आसान नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे ही सही एक दिन आप भी मुझसे उतनी मोहब्बत करेंगे जितना मैं करता हूँ। बेड पर सोए हुए कुमुद भी ना चाहते हुए शशांक के बारे में ही सोच रही थी। चाहे वो जितना अपना दिमाग उसकी तरफ से हटाने की कोशिश करती, लेकिन किसी न किसी वजह से वो ख्यालों में अपना डेरा डाल ही देता। पहले वजह नफ़रत और नाराज़गी थी, लेकिन आज कोई नफ़रत नहीं थी, लेकिन शशांक जिस तरह से उसे देखता था, उससे बात करता था, उसकी केयर, उसकी मोहब्बत हर चीज़ में झलकती थी, और यही आज कुमुद के परेशानी की वजह थी। वो खुद से बोली, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, समझ नहीं आ रहा है। कैसे किसी को चंद दिनों में मोहब्बत हो सकती है, वो भी जब हम दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जाने क्यों उनकी बातों पर विश्वास करने का मन कर रहा है। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? क्या वो जैसी मोहब्बत कर रहे हैं मैं कर पाऊँगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मोहब्बत होती कैसी है। उनके छूने से मुझे अजीब सी फीलिंग होती है, जिससे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। फिर कैसे मैं उनसे मोहब्बत कर सकती हूँ? नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती। पहली बार इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ। मन तो कर रहा है एक बार में ही उनका गला दबाकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूँ। फिर वो जल्दी से खुद को डांटते हुए बोली, तू पागल हो गई है कुमुद? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि तू उसका गला दबाए। एक काम करती हूँ, मैं अब उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। चाहे उसे जो करना है करो, हार कर खुद भाग जाएगा। ऐसे ही उलझते हुए वो नींद की आगोश में पहुंच जाती है। अगले दिन से सबकी अपनी दिनचर्या स्टार्ट हो गई थी। शशांक और अनुज खाना खाने कुमुद के घर ही आते थे। कुमुद उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी, लेकिन ये सब कहने की बातें थी, क्योंकि दिलो दिमाग अब 24 घंटा केवल उसके बारे में ही सोचने में लगा था। शशांक कभी कभी उसे थोड़ा छेड़ देता, लेकिन उसे गुस्से में घूर कर रह जाती। वो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। वो पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। शशांक हर रात अपनी टूटती उम्मीदों के साथ सोता और सुबह फिर से दुगनी मजबूती से खुद को खड़ा करता। इसी बीच कुसुम का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। सुनील जी ने एक दिन समय देखकर अनुज से कुसुम के बारे में बात कर ली। उसकी तरफ से भी हाँ सुनकर सुनील जी ने एक दिन उसे अपने पेरेंट्स को लाने को कहा। अनुज भी एक दिन हिचकिचाते हुए अपने पेरेंट्स को कुसुम के बारे में बताया। अनुज के पेरेंट्स को अपने बेटे की खुशियों से मतलब था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, इस रिश्ते थे, इसलिए वो लोग भी कुसुम के एग्ज़ाम खत्म होने का वेट करने लगे। कुमुद भी इस समय घर से ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि कॉलेज बंद हो गया था। एग्ज़ाम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। कुसुम का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद एक दिन अनुज के पापा ने सुनील जी से बात करके अपने घर आने को कहा। सुनील जी अब थोड़ा बहुत अपने ऑफिस जाने लगे थे। वो जो हो सकता था वो सारी तैयारियां करके अगले दिन अनुज के घर गए। साथ में कुमुद और सुभद्रा जी भी थी। अनुज की मम्मी रीता जी बोली, हमारी बहू को नहीं लाए?
सुनील जी बोले, जी हम लोग चाहते हैं कि आप एक दिन हमारे घर आएँ, अपनी बहू को भी देख लें और हम इन दोनों की सगाई और शादी की डेट भी निकलवा लेते हैं। अनुज के पापा अंकुर जी बोले, बिल्कुल, शुरू से ही बिजनेस जमाने में घर से इतना दूर हो गए कि अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाए। अब जब मेरा बेटा बहू पसंद कर चुका है तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से हमारी बहू घर आए और हम सभी फैमिली अब इस मकान को भी घर बनाने की तैयारी करें। इसी तरह बात करने के बाद अगले संडे को आने का डेट फाइनल किए। इधर हवेली में अरुण अब ठीक हो गया था। उसने अपने पापा का पता लगाना चाहा, लेकिन उसे उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। इसलिए उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी और शशांक पर सारा इल्ज़ाम लगाया। पुलिस पूछताछ के लिए शशांक के पास पहुंची, लेकिन शशांक उन्हें सबूत लेकर आने को कहा। अरुण के पास कोई सबूत नहीं था। शशांक के पापा और दादा अब शशांक से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे थे। अरुण बदले की आग में जल रहा था। उसने अब फैक्ट्री आना जाना शुरू कर दिया था। उसने अपने छोटे भाई वरुण को फ़ोन करके भी सारी बात बताई। वरुण थोड़ा चंचल था। लड़कियों के साथ दोस्ती, उनके साथ घूमना फिरना, फिजिकल होना, ये सब उसके शौक थे। लेकिन वो अरुण की तरह घटिया नहीं था। वो उन्हीं लड़कियों के साथ संबंध बनाता जिसमें लड़कियों की मर्जी शामिल होती, और इसी चक्कर में वो एक दिन फंस गया था जिसमें शशांक ने उसे बचाया था। जब उस लड़की ने अपनी मर्जी से उसके साथ सोने के बाद वरुण पर रेप का चार्ज लगा दिया था। यही न्यूज़ मीडिया में आ गई थी। शशांक के सामने आने से सभी लोगों की नज़रों में शशांक ही चढ़ गया था, लेकिन शशांक को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसने उस लड़की की उसकी मुँह मांगी कीमत देकर उसका बयान बदलवा दिया। वैसे भी सच वही था। आगे शशांक ने धमकी दी कि कभी भी वो उसके भाई के पास भटकी तो अब वो उसे जान से मार देगा। उस लड़की को भी पैसे ही चाहिए थे जो उसे मिल गए थे। उसे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वरुण जब अपने पापा के बारे में सारी बातें सुना तो एक बार वो शशांक से फ़ोन पर बात किया। शशांक उसे शॉर्टकट में सारी बातें बता दिया, जिससे वरुण इस मामले से पीछे हट गया। संडे के दिन अनुज के माँ पापा सुनील जी के घर आए। सुभद्रा जी अपनी दोनों बेटियों के साथ सारी तैयारियां अच्छे से कर ली थी। सुनील जी गांव से अपने दोनों भाइयों की फैमिली को बुला लिया था और साथ में पंडित जी को भी। पहले तो सुनील जी के दोनों भाई अलग कास्ट में शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सुनील जी के सामने वो लोग भी हार गए। सुनील जी ने कहा, जब यही शादी ठाकुर परिवार में होनी थी तब तो आप लोगों को कोई कास्ट नज़र नहीं आया, तो अब क्यों? इसका जवाब उन लोगों के पास नहीं था, इसलिए वे लोग भी चुपचाप इस फैसले से राज़ी हो गए। सारे परिवार की मौजूदगी में कुसुम और अनुज का रोका हो गया। पंडित जी ने 15 दिन बाद सगाई और उसके 1 महीने बाद शादी की डेट निकाली। सभी लोग खाना खाने के बाद शाम के समय अपने अपने घर के लिए निकल गए। सुनील जी के दोनों भाई और उनकी बीवी भी गांव चले गए। कुसुम और अनुज बहुत खुश थे और उन्हें खुश देखकर उनकी फैमिली वाले खुश थे। शशांक अनुज को गले लगाते हुए बोला, कांग्रेचुलेसन, तुझे तेरी मोहब्बत मिल गई। कहते हुए उसकी आंखों में एक उदासी थी। अनुज से कानों में बोला, तुझे भी तेरी मोहब्बत जल्द मिलेगी। अब तो मेरी सगाई से लेकर शादी तक बहुत सारा वक्त हम सबको साथ ही बिताना है। कोशिश करना बात बन जाए। शशांक बोला, कोशिश तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अब सच में डर सा लगने लगा है। कहते हुए कुमुद की तरफ देखता है। कुमुद हाल में सारा सामान समेटने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। सिंपल सी ड्रेस में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुनील जी पीछे से शशांक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, इतनी जल्दी हार मान रहे हैं ठाकुर साहब? शशांक अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए मुस्कुराकर बोला, नहीं अंकल, हारने का मतलब है मौत, और मैं भी मरना नहीं, अपनी मोहब्बत के साथ जीना चाहता हूँ। सुनील जी मुस्कुराते हुए बोले, और मुझे यकीन है ये जल्द ही होगा। अनुज बोला, अच्छा चल, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, कल ऑफिस में मिलता हूँ। अनुज अपने घर आ जाता है। शशांक ऊपर अपने कमरे में आता है, जहाँ कमरे में फिर से चारों तरफ कुमुद की तस्वीरें बिखरी हुई थी। जब भी उसका दिल बेचैन होने लगता वो कुमुद की एक नई तस्वीर बनाता, अपने ख्वाबों में जैसा वो इमेजिन करता। हर उस पल को वो पेंटिंग में उतार देता। अगले दिन से कुमुद के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। कुसुम अपने लिए जॉब तलाश कर रही थी। उसने पेपर में कुछ मार्क कर लिए थे।
अगले दिन वो एसटी कंपनी में इंटरव्यू देने गई जहां उसका सिलेक्शन हो गया। वहां अनुज और शशांक को देखकर वो थोड़ी हैरान हो गई थी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों 2 दिन पहले अनुज से बात करने पर अनुज ने इस कंपनी में इंटरव्यू देने को कहा था। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। जैसे ही वो इंटरव्यू देकर बाहर निकली, उसके पीछे अनुज आ गया। कुसुम घर जाने के लिए कोई ऑटो देख रही थी। तभी अनुज उसके पास आते हुए बोला, चलिए मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ। कुसुम थोड़ा गुस्से से बोली, इतना एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊँगी। अनुज कुसुम की बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुसुम गुस्सा क्यों हो गई। वो कुसुम का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाते हुए बोला, क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं, आखिर हुआ क्या है? कुसुम बोली, आपको नहीं पता क्या हुआ है? अनुज गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, जब तक आप बताएंगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा जिससे आप गुस्सा हों। कुसुम बोली, और इस कंपनी में इंटरव्यू देने को किसने कहा था? अनुज बोला, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, हमारी कंपनी को एक डिज़ाइनर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपको इंटरव्यू देने को कहा था। कुसुम बोली, मैं अपना पहला जॉब किसी की सिफारिश से नहीं, अपने दम पर चाहती थी। अब अनुज को सारी बातें समझ आई। अनुज बोला, आपको अपनी काबिलियत पर शक है क्या? हमने बिना इंटरव्यू लिए आपको रखा है। क्या आपने जो इंटरव्यू दिया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? कुसुम बोली, वो अलग बात है, लेकिन अनुज बोला, अब आप ज़्यादा सोच रही हैं। शशांक या मैं शुरू से ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्ते को अलग रखते हैं। इतने दिनों में इतना तो जान गया था कि आप एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं, और वो मौका अगर मेरी कंपनी को मिला है तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छी बात है। फिर भी मैंने आपको इंटरव्यू देने को कहा। मैंने इसलिए ये नहीं बताया कि आप अपनी इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर सके बिना किसी झिझक या डर के। अगर फिर भी आपका मन नहीं है तो आप किसी और कंपनी में भी इंटरव्यू दे सकती हैं। हमारे यहाँ ये चोचलेबाजी बिल्कुल नहीं है कि 2 साल 10 साल का एग्रीमेंट साइन करा लें। कुसुम बोली, आई एम सॉरी, शायद मैं ज़्यादा रिएक्ट कर गई। अनुज बोला, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आपकी सोच इतनी अच्छी है। कुसुम बोली, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप और शशांक जी एसटी कंपनी के मालिक हैं? आपको पता है ये एसटी कंपनी विदेश से लेकर इंडिया में भी कितनी फेमस है, और आज तक इसके बॉस का चेहरा कभी सामने नहीं आया। 1 मिनट, मतलब इसके मेन बॉस शशांक जी हैं? अनुज मुस्कुराते हुए, शशांक कंपनी को शुरू किया है, लेकिन मुझे शुरू से कपड़े डिज़ाइन करना, ज्वेलरी डिज़ाइन करना पसंद था, इसलिए शशांक ने ही इस ब्रांड को शुरू किया और मुझे ये ब्रांच संभालने को दी। अपने ब्रांच का मैं हेड हूँ और सॉफ्टवेयर कंपनी शशांक की है। थोड़ी ही देर में अनुज ने एक होटल के सामने अपनी गाड़ी रोकी। कुसुम बोली, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोका? हमें घर जाना है। अनुज मुस्कुराते हुए बोला, घर तो जाना ही है मेरी जान, लेकिन आज आपका सिलेक्शन हो गया है, इस खुशी में पार्टी तो बनती है। कुसुम हंसते हुए बोली, ठीक है, लेकिन बिल मैं दूंगी। अनुज बोला, ओके बाबा, जैसी आपकी मर्जी। दोनों लंच करते हैं, उसके बाद रसमलाई की पार्टी होती है। कुसुम घर के लिए भी रसमलाई पैक करा लेती है। घर पहुंचने पर सभी को कुसुम के सिलेक्शन के बारे में जानकर खुशी होती है। सुनील जी और सुभद्रा जी उसे भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। 2 दिन बाद ही सगाई थी। सुनील जी और सुभद्रा जी ने सारी तैयारियां कर लिया था। कुमुद का एग्ज़ाम था, इसलिए उसकी शॉपिंग भी कुसुम ने ही की थी। सगाई के 2 दिन बाद एक लास्ट पेपर होने वाला था। शशांक और अनुज सुनील जी का पूरा हाथ बटा रहे थे। सगाई का फंक्शन फ्लैट के सबसे नीचे एक बड़े से हॉल में होना था। वो हॉल पूरी सोसाइटी का था, जिसमें ऐसे ही फंक्शन होते रहते थे। अनुज के दहेज ना लेने की वजह से सुनील जी सारी तैयारी दिल खोलकर कर रहे थे। उन्होंने कुसुम के नाम से जो भी सेविंग्स की थी वो काफ़ी थी। सगाई की रिंग अनुज कुसुम ने अपने पसंद से ले ली थी, जो बेहद खूबसूरत थी। अनुज ने कुसुम के लिए सगाई का लहंगा डिज़ाइन किया था। आखिरकार आज सगाई का दिन आ ही गया। अनुज और कुसुम एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दोनों फैमिली ने मिलकर सारे फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पंडित जी के पूजा कराने के बाद कुसुम ने अनुज को रिंग पहनाया। अनुज ने भी अपने घुटने पर बैठ कुसुम की उंगली में बड़े प्यार से रिंग डाल दी। रिंग पहनाने के बाद दोनों ने बहुत ही रोमांटिक गाने पर बेहद ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम। शशांक और कुमुद इस वक्त एक साथ खड़े थे।
आज शशांक की नज़रें तो कुमुद से हट ही नहीं रही थी। शशांक बोला, वैसे कुमुद, आपको कैसी सगाई पसंद है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ या केवल फैमिली के बीच? कुमुद बोली, मुझे सगाई ही नहीं पसंद। शशांक बोला, तब तो मुझे भी नहीं पसंद। कुमुद गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, ठाकुर साहब आप प्लीज़ अपनी जिद छोड़ दें, क्यों अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट पल ख़राब कर रहे हैं? शशांक बोला, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर मेरी लाइफ की चिंता आप क्यों कर रही हैं? कुमुद बोली, आपसे बात करना सच में दीवार से सर फोड़ना है। तभी कुमुद की 2-3 सहेलियां, उसकी क्लासमेट थी, उसके पास आते हुए बोली, कुमुद, ये तो वही लड़का है ना जो उस दिन कॉलेज में नेहा के भाई को पीटा था। नेहा गुस्से से शशांक को घूर रही थी। कुमुद बोली, बस एक गलतफहमी थी। नेहा शशांक को उंगली दिखाते हुए, ऐ लड़के, बहुत ज़्यादा हीरोबाजी दिखाई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर उस दिन क्या गलती थी मेरे भाई की? मेरे 2 दिन से तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उन्हें कुमुद से नोट लाने के लिए कहा था। ये सुनते ही शशांक कुमुद की तरफ देखने लगता है। कुमुद मुस्कुरा देती है। शशांक बोला, देखिए मिस, पहले तो ये उंगली आप अपना नीचे कीजिए, और मुझे नहीं पता था कि वो लड़का वहाँ क्या करने आया था। लेकिन अगर मेरी कुमुद के आसपास कोई भी लड़का दिखा तो उससे भी बुरा हाल करूँगा। सारी लड़कियाँ हैरान हो जाती हैं। कुमुद बोली, ठाकुर साहब प्लीज़ आप अपने दोस्त के पास जाइए। शशांक अनुज की तरफ बढ़ जाता है। नेहा और बाकी लड़कियां शशांक की बात सुन अब तक हैरान थी। कुमुद इन सबको होश में लाते हुए बोली, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, बताए थे ना कि सरफिरा है। पीहू बोली, लेकिन यार इसने क्या बोला अभी? कुमुद बोली, ध्यान मत दे, चलो सगाई की पार्टी है, वो भी मेरी दीदी की, थोड़ा डांस वांस हो जाए। उसकी सारी सहेलियां बोली, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद कुमुद अपनी सहेलियों के साथ माई रे माई मुडेरे पे तेरे बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा, गाने पर बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस करती है। शशांक तो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए कुमुद को देखे जा रहा था। कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ शशांक जी, वो क्या है ना, मेरी बहन बहुत अच्छी डांसर भी है। अनुज बोला, अरे तो हमारा दोस्त भी बहुत ही अच्छा सिंगर है। शशांक झेपते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो कुसुम और अनुज उसे गाना गाने के लिए जोर लगाने लगे। थोड़ी ही देर में बीचों बीच एक कुर्सी लगाई गई थी जिस पर शशांक गिटार लेकर बैठा हुआ था। सोसाइटी में से किसी के यहाँ से मंगवाई गई थी। कुमुद की सहेली नेहा, यार कुछ भी कह, लेकिन सच में लड़का बहुत हैंडसम है। पीहू बोली, वही तो मैंने उस दिन भी कहा था, लेकिन ये है कौन? कुमुद बोली, शशांक ठाकुर, यहाँ के विधायक सूर्यनारायण ठाकुर का बेटा। ये सुनते ही तीनों सहेलियां हैरान होते हुए बोली, क्या? नेहा डरते हुए बोली, यार मैंने तो उसे इतना सुना दिया, कहीं वो बदला तो नहीं लेगा। कुमुद हंसते हुए बोली, चुप कर, बहुत सोचती है तुम। कविता बोली, लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कुमुद, कहीं तू उससे प्यार तो नहीं करती? कुमुद गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप मुंह बंद रखो। कुमुद को गुस्से में देख तीनों सहेलियां चुपचाप अपना ध्यान शशांक की तरफ कर लेती हैं। शशांक की नज़र कुमुद पर ही थी। वो अपने गिटार का ट्यून सेट करता है। गाने के हर बोल के साथ उसकी फीलिंग्स वे सभी लोग महसूस कर रहे थे जिन्हें पता था कि शशांक कुमुद को कितना चाहता है। कहीं ना कहीं ये एहसास कुमुद को भी हो रहा था। उसकी नज़रें भी शशांक की नज़रों से उलझी हुई थी। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें। शशांक उठकर कुमुद की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, इस चाहत में मैं मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। कुमुद इस समय बिल्कुल शशांक के सामने खड़ी थी। दोनों के बीच लगभग 1 कदम की दूरी थी। शशांक उसकी तरफ अपनी पीठ करते हुए, मेरी जान, मैं हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। कुमुद शशांक को ऐसे नहीं देख पा रही थी। पता नहीं क्यों दिल में कहीं दर्द सा हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अपने मम्मी पापा के पास आकर खड़ी हो जाती है। शशांक जैसे ही पलटता है कुमुद सामने नहीं होती है। उसकी नज़र हाल में बेतहाशा चारों तरफ उसे ढूंढने लगती हैं। ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर ज़मीनों को। कुमुद का चेहरा सामने आते ही जैसे दिल में एक राहत सी पहुँचती है। हंसना या रोना हो मुझे, पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें,
कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझे इजाज़त हो ना हो, तेरे दर पर ही रह जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। कुमुद को अब यहाँ एक पल भी नहीं रुका जा रहा था, जाने दिल कैसे कसमकस में फंस गया था। गाना खत्म होते ही पूरे हाल में तालियों की आवाज़ें गूंज उठी। कुमुद और कुसुम की सहेलियां तो अभी तक उस गाने में ही डूबी हुई थीं। अनुज जैसे ही शशांक के पास आता है, शशांक उसके गले लग अपनी आंखों में आई नमी को अंदर ही अंदर पी लेता है। कुमुद वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई थी। उस समय क्या महसूस हो रहा था वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, और इस वजह से उसे झल्लाहट भी हो रही थी। सभी लोग अब खाने पीने में जुट गए थे। शशांक कैटरिंग वाले को सारा काम समझाने के बाद कुमुद को ढूंढने लगता है। कुमुद को ना देख सबकी नज़रें बचाकर ऊपर कमरे में आता है। कुमुद इस वक्त गुस्से से अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। शशांक को देखते ही आगे बढ़ते हुए बोली, आखिर क्या चाहते हैं आप? क्यों बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे? शशांक कुमुद का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ है? आप इतना गुस्सा क्यों है? कुमुद बोली, तो और क्या करूं? आप क्यों बार बार मुझे गिल्टी फील कराना चाहते हैं? आप क्यों नहीं समझते हैं? ये प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। शशांक बोला, कुमुद आप गलत समझ रही हैं, मैंने आप पर कोई दबाव तो नहीं डाला। बस मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है कि एक दिन आप इस मोहब्बत को समझेंगे भी और मुझसे मोहब्बत करेंगे भी। कुमुद गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप, नहीं होगी मुझे आपसे मोहब्बत। मैंने कहा ना, आपसे मोहब्बत मुझे दो ही कंडीशन में हो सकती है, या तो मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो इस जन्म में मेरी याददाश्त चली जाए। ये सुनते ही शशांक जोर से चीखते हुए बोला, कुमुद। शशांक की आवाज़ से जैसे कुमुद होश में आती है, वो धराशायी होकर वहीं बेड पर बैठ जाती है। इस वक्त उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है और क्या कर रही है। शशांक उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए रूधे गले से बोला, क्यों इस तरह मुझे हर पर मारती हैं? अगर इतनी ही तकलीफ़ है मुझसे तो एक बार में ही मुझे ख़त्म कर दीजिए। मेरी मोहब्बत की कसम, कोई शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह खुद के बारे में कुछ भी बोला मत कीजिए। वैसे भी शायद मरने लगा हूँ, हर बढ़ते दिन के साथ सारी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। कुमुद शशांक के चेहरे को देखे जा रही थी। वो बेड से उतरकर शशांक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? प्लीज़ ये जिद छोड़ दीजिए ना। शशांक बोला, चिंता मत कीजिए, जल्दी ही आपका पीछा छोड़ दूंगा। सच में शायद मैंने पत्थर से ही दिल लगा लिया है। कहते हुए वो उठकर कमरे से बाहर आ जाता है। कुमुद खामोशी से वहीं फर्श पर बैठे रह जाती है। शशांक कुमुद के कमरे से बाहर निकलकर भारी कदमों से ऊपर अपने कमरे में आया। वहां पहुंचते ही वो पूरी तरह से बिखर गया। कुमुद की तस्वीरों के बीच फर्श पर लेटा हुआ वो आज बहुत दर्द में था। हर बीतते दिन के साथ कुमुद की बढ़ती बेरुखी उसे कमज़ोर कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन कुमुद उसे ज़रूर समझेगी। लेकिन जाने क्यों आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन जाने क्यों आज अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुमुद कुछ देर बाद कमरे से बाहर आई, तभी सुभद्रा जी सबके साथ ऊपर आ रही थीं। सोसाइटी के आसपास के गेस्ट अपने घर चले गए थे। अब केवल अनुज की फैमिली और सुनील जी के दोनों भाइयों की फैमिली थी। कुसुम और कुमुद की सहेलियां भी अपने घर चली गई थी। सभी ने खाना खा लिया था। सुभद्रा जी ने कुमुद को अनुज की फैमिली के देने वाले सारे गिफ्ट निकालने को कहा। कुमुद सारे गिफ्ट उनके कमरे से निकालकर हॉल में टेबल पर रखने लगी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद अनुज की फैमिली ने विदा लिया। अब शाम ढल चुकी थी। सुनील जी के दोनों भाइयों का परिवार भी आज यहीं रह गया, इसलिए रात में सुनील जी अपने सभी भाइयों के साथ हॉल में ही सो गए, नीचे गद्दे बिछाकर। औरतें सुनील जी के कमरे में चली गईं। कुमुद और कुसुम अपने कमरे में थी। कुसुम अनुज से फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन कुमुद शशांक के बारे में सोचते हुए करवट बदल रही थी। शशांक ऊपर कुमुद के ख्यालों में खोया हुआ था। कब नींद की आगोश में समा गया पता ही नहीं चला। उसकी नींद आधी रात को खुली। चारों ओर छाया अंधेरा देख उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। टाइम देखा तो 12:30 हो रहे थे। वो उठकर बालकनी में आ गया। फिर से उसके दिलो दिमाग पर जो भी कुमुद ने आज कहा था वही सारी बातें घूमने लगी, और दो बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। उसने आंखें बंद कर लिया और मन में बोला, शायद मेरे और मेरे परिवार के गुनाहों की यही सज़ा है कि मैं ज़िंदगी भर उनके लिए तड़पूं।
आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।